So we will start with next topic, that is the last topic of this chapter, theory topic. उसके बाद वापस हम switch करेंगे numericals पे. So last thing that is remaining is nuclear energy. So nuclear energy is more or less very similar to binding energy या फिर decay. क्योंकि ultimately if you remember binding energy अगर आपको याद होगा तो it comes from difference in masses of nucleons and nucleons and the nucleus. तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता था, इफ यू रिमेम्बर, हमको जितना मास मिलना चाहिए था, किसका मास, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, उतना मिलता नहीं है, उससे कम मिलता है. मतलब ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस कंपेयर्ड टू मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स. और अगर आपको रेडियोएक्टिव डीके याद है तो रेडियोएक्टिव डीके में भी समथिंग सिमिलर हैपेंस इफ यू रिमेम्बर. तो रेडियोएक्टिव डीके में क्या हुआ था, अगर आपको अच्छे से याद होगा, तो एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, इट डिकेज into daughter nuclei, and when it decays into daughter nuclei it emits either alpha particle or beta particle or gamma radiation, and alongside it emits energy. और वहां पे भी एनर्जी कितना रिलीज हुआ, तो दैट इज गिवन बाय क्यू इक्वेशन, क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर अगर आपको याद होगा. तो मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इन शॉर्ट व्हाट इज हैपनिंग, प्रोडक्ट जो बन रहे हैं और जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई है उसके मासेस में आ रहा है डिफरेंस. तो आई रिपीट अगेन, रिमेंबर दिस, इन केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी केस में आप क्या बोलते हो, यू से दैट कि हमारा जो एक्सपेक्टेड मास है ZMP प्लस NMN इतना मिलता नहीं है. हम जब मेजर करते हैं तो हमको मिलता है इससे कम. देन यू से दैट कि ये जो मास डिफरेंस है ये कहाँ पे गया, it appears in the form of energy. Similarly when you talk about decay, तो decay में भी क्या होता है, if you remember what happens in decay, तो अगर आपको decay का अच्छे से याद होगा तो decay के केस में क्या होता है, सपोज हमारे पास एक X एलिमेंट था जो रेडियो एक्टिव है, उसका मास नंबर A है और उसका प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर Z है. अगर ये एक नए एलिमेंट में, डॉटर एलिमेंट में डीके हो रहा है, लेट अस से अल्फा डीके है, तो ये A-4 और ये Z-2 प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस इट इमिट्स सम एनर्जी Q. ये Q एनर्जी वाज एनर्जी इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ मास ऑफ पेरेंट एंड द प्रोडक्ट्स. तो आपको ये याद होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर दिस. तो समथिंग सिमिलर हैपेंस इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन. अब न्यूक्लियर देखो, डीके और रिएक्शन में डिफरेंस है. डीके इज समथिंग दैट हैपेंस ऑन इट्स ओन, स्पॉन्टेनियसली होता है वो. और जब डीके होता है तो एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में से लाइटर पार्टिकल्स इमिट होते हैं. लाइटर मतलब फॉर एग्जांपल बीटा पार्टिकल्स, इट इज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन. या फिर क्या इमिट होता है वहां से, अल्फा पार्टिकल. लेकिन जब मैं बोलता हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास अगर एक हेवी न्यूक्लियस है तो इट स्प्लिट्स अप इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ मोर और लेस सेम मास. एग्जांपल, अगर मेरे पास 240 मास नंबर का एक न्यूक्लियस है and by some method if we are able to break it, 120 के 2 कर दिए, तो उसको बोलते हो फ्यूजन रिएक्शन. So in this what you are doing is you are splitting, you are basically breaking the nucleus into 2 parts. वो रेडियोएक्टिव डीके नहीं है, वो रेडियोएक्टिव डीके नहीं है. this in which you separate or you split or you break the nucleus into 2 parts, it is a nuclear reaction. तो वो कैसा करते हैं, बाय बम्बार्डमेंट में भी आपने यूरेनियम 235 लिया, उस पर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर दिया. तो यहाँ पे ये रिएक्शंस मोस्टली इंड्यूस होते हैं, मोस्टली दे आर इंड्यूस रिएक्शन. तो रिमेंबर अगेन, इन केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी द डिफरेंस इन मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड द मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इन केस ऑफ डीके, व्हेन यू हैव अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इट इमिट्स सम पार्टिकल जैसे बीटा पार्टिकल या फिर अल्फा पार्टिकल, एंड अलोंगसाइड इट इमिट्स एनर्जी. तो उस केस में भी जो पेरेंट न्यूक्लियस का मास था और जो डॉटर प्लस प्रोडक्ट है, मतलब डॉटर प्लस जो एक्स्ट्रा इमिट हुआ है, उसके मासेस में होता है डिफरेंस, एंड दैट मास डिफरेंस अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको आप बोलते हो क्यू वैल्यू. तो समथिंग सिमिलर हैपेंस इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. वेरी सिंपल, nuclear energy is the energy released when nuclei undergo a nuclear reaction. तो यहाँ पे
दो न्यूक्लियस दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर और अ सिंगल न्यूक्लिया इट इज splitting. So nuclear energy is the energy released when a nuclei undergo a nuclear reaction. That is when one nucleus or a pair of nucleus. तो वो भी देखोगे, one nucleus and a pair of nucleus का मतलब क्या हो हम देखेंगे. Due to their interaction, जब एक न्यूक्लियस है तो इट कैन इंटरैक्ट विद न्यूट्रॉन, और जब दो न्यूक्लियस है जैसे मैंने बताया था आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज टू फॉर्म हीलियम. तो व्हेन यू हैव two nucleus which are interacting, they undergo change in the internal structure of nuclei. तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है और न्यू न्यूक्लियस बन रहा है. फॉर एग्जांपल अगेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन विल कंबाइन टू फॉर्म लिथियम and generating energy in the process. This energy is called as nuclear energy. So in short, the energy generated by nuclear reaction is known as nuclear energy. अच्छे से यहाँ पे समझ लो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो what is nuclear energy? Nuclear energy is the energy released when nuclei undergo a nuclear reaction. That is when one nucleus or a pair of nuclei due to their interaction. So when two nuclei are interacting, they undergo change in the structure. अभी हम जब बात ही न्यूक्लियस की कर रहे हैं तो किसका स्ट्रक्चर चेंज होगा? न्यूक्लियस का होगा. इट हैज नथिंग टू डू विद एटम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स. सो व्हेन द न्यूक्लियाई अंडरगो अ चेंज, and this change will result in the change in the structure of nucleus, and hence a new nucleus will be formed, and in this process energy will be generated. This energy is called as nuclear energy. Now obviously you should have this question कि हमको जब एनर्जी अलग अलग प्रोसेस से मिल सकता है, हमको तो केमिकल रिएक्शन से भी एनर्जी मिलता है. जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑकर बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स, न्यूक्लियस में नहीं. न्यूक्लियस में जो भी रिएक्शन होते हैं उसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हो. केमिकल रिएक्शन दे ऑकर बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो भी तो एनर्जी जनरेट करते हैं ना. केमिकल रिएक्शन आल्सो जनरेट एनर्जी. तो व्हाई शुड वी जनरेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस? बिकॉज energy generated by chemical reactions is in the order of few electron volt. तो जो एनर्जी हमको केमिकल रिएक्शन से मिलेगा वो पर रिएक्शन इट इज इन फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर एज एनर्जी जनरेटेड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, पर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, इट इज इन फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट होगा इट इज इन फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रिएक्शन, whereas here you have energy of few million electron volts. और हमने देखा था ऐसा क्यों होता है. ऐसा क्यों होता है? because nuclear binding energy is in million electron volts. मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था. I told you हाइड्रोजन का फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, उसको अगर फ्री करना है या फिर उसका एनर्जी कितना है 13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट. whereas what is the binding energy per nucleon of a nucleus? न्यूक्लियस का, न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी मैं बोल रहा हूं, कल ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किए. व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयन? आई वांट वैल्यू हियर. व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयन? छोड़ दो आयन, कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें एक वैल्यू आई थी. व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? अप्रोक्सीमेट रेंज, अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ 29 तो हो ही नहीं सकता. आई टोल्ड यू द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इज आयन, उसका 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है. तो दैट इज वेयर यू नीड टू, समझेगा नहीं अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि व्हाई न्यूक्लियर रिएक्शन शुड बी यूज्ड. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में पर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरेट होता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में पर रिएक्शन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरेट होता है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप बात करोगे तो वो 6 से लेके तो 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पर न्यूक्लियन, हर एक न्यूक्लियन का. तो अगर एक भी न्यूक्लियन तुमने समहाउ बाहर निकाल लिया न्यूक्लियस से तो कितना एनर्जी जनरेट होगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जनरेट होगा. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस हियर. केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रिएक्शन में एनर्जी आता है, यहाँ पे कितना आता है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने सेम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस को मैं अगर केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूँ और उसी सब्सटेंस को मैं न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो केमिकल रिएक्शन विल जनरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, whereas न्यूक्लियर रिएक्शन विल जनरेट मिलियन टाइम्स 10⁻⁶ टाइम्स मोर एनर्जी.
तो दिस इज व्हाई वी नीड न्यूक्लियर एनर्जी, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, ये ऐसी बात हो गई 1 लीटर पेट्रोल के लिए एक गाड़ी जाता है 50 किलोमीटर और 1 लीटर पेट्रोल के लिए एक गाड़ी जाता है 500 किलोमीटर इन अ वे, राइट। तो व्हेन आई से 1 लीटर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वल वेट ऑफ material. So when you have same weight of material, chemical reactions will generate only electron volts of energy, whereas nuclear reactions will generate million electron volts of energy. You see, for the same weight, for the same weight of fuel यहाँ पे बात हो रही है अब न्यूक्लियस की, nuclear energy released is about 1,000,000 times greater than released through chemical reactions. Then हम यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक है न्यूक्लियर फिजन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम ये दोनों रिएक्शंस आज डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियर फिजन इज अ रिएक्शन इन विच अ हेवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ स्मॉलर मास। फिजन, फिजन मतलब तोड़ना। तो न्यूक्लियर फिजन is a nuclear reaction in which a heavy nucleus is broken into 2 nuclei of smaller masses. We will see detail also. And nuclear fusion is a reaction in which 2 nucleus of lighter weight, so 2 light nucleus they are fused together to form single. Nuclear fusion is a reaction in which 2 nuclei undergo nuclear reaction and fuse together to form a heavier nucleus. Both fusion and fission reaction are nuclear reaction and they generate energy. Energy is released. तो जब भी फ्यूजन रिएक्शन होगा या फ्यूजन रिएक्शन होगा, देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। और ये फ्यूजन कहाँ होता है, अंडर व्हाट कंडीशन, फ्यूजन कहाँ होता है, अंडर व्हाट कंडीशन, दैट वी विल सी इन अ व्हाइल। तो जस्ट टू समराइज अगेन, वी स्टार्टेड ऑफ विथ न्यूक्लियर एनर्जी टुडे। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियाई अंडरगो अ न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शन, वैसे न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हो तो यू कंप्लीटली टॉक ओनली अबाउट न्यूक्लियस, यू डू नॉट टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, क्योंकि हम यहाँ पे बाय सम मेथड हम इलेक्ट्रॉन्स को इंटरैक्ट करने देते नहीं है। वी जस्ट मेक न्यूक्लियस ऑफ 2 एलिमेंट इंटरैक्ट। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शंस होंगे दे विल बी ओनली बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। तो रिमेंबर, व्हेन one nucleus or a pair of nuclei due to their interaction undergo change in their structure, जब सिंगल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मैं वापस बता देता हूँ। सिंगल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कब चेंज होगा? फिजन रिएक्शन में। हमारे पास एक हेवी न्यूक्लियस है जैसे यूरेनियम 235। अब यूरेनियम 235 ही क्यों, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूरेनियम के हमारे पास टोटल प्रेजेंट डे सिनेरियो में 2 ही आइसोटोप्स है, एक है 238, एक है 235। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है 236, और 236 जो है यूरेनियम 236, ये आइसोटोप जो था अभी है नहीं, मतलब था, इट वाज मच मोर फिजनेबल, मतलब ये ज्यादा फिजन रिएक्शन करता है, उसका हाफ लाइफ टाइम जो था वो कम था। और जो 238 है, 238 दैट इज मच मोर स्टेबल, मतलब उसका लगभग 10⁻³ ईयर ज्यादा लाइफ है, हाफ लाइफ। तो ये कम फिजनेबल है, इट अंडरगोस लेस फिजन कंपेयर टू 236। तो 236 अभी मिलता नहीं है, इट इज गॉन। तो हमारे पास अभी 2 ही आइसोटोप है, 235, 238। 235 ये लेस देन 1% है। तो टोटल यूरेनियम ऑन दिस प्लैनेट, उसका 100% में से 1% से भी कम 235 है, और बाकी बचा हुआ क्या है? यूरेनियम 238। तो हम क्या करते हैं कि हमको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से मिलेगा हमको? 236 से। तो 235 यूरेनियम का जो आइसोटोप है उसको हम लोग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर देते हैं। जैसे ही उस न्यूक्लियस पे तुमने न्यूट्रॉन को हिट कर दिया, वो न्यूट्रॉन कैप्चर कर लेता है। इट टेक्स न्यूट्रॉन बढ़ना मतलब क्या बढ़ना? मास नंबर बढ़ना। तो पहले कितना था? 235, अब कितना हो गया? 236। तो हमने सिंगल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि when one nucleus undergoes a change in their structure, तो पहले 235 मास नंबर था, 236 हो गया। So only one nucleus has underwent a change in the structure, या फिर
फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन में दो न्यूक्लियस मर्ज हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन फॉर्म्स हीलियम। तो और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियाई ड्यू टू देयर इंटरैक्शन अंडरगो चेंज इन देयर स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन द न्यू न्यूक्लियाई। पहले केस में 235 का 236 हो गया, नया न्यूक्लियस बन गया। इवन दो एलिमेंट सेम था, एलिमेंट वहां पे सेम था, लेकिन नया तो बन गया ना न्यूक्लियस, और फिर वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो 236 इज रेडियो एक्टिव, 235 यूरेनियम को 236 में कन्वर्ट किया, रेडियो एक्टिव बन गया। अब वो टूटेगा, अब उसके अलग अलग टुकड़े होंगे। तो रिमेंबर, यूरेनियम 236 इज हाईली रिएक्टिव, तो पहले बनाया और इमीडिएटली वो ब्रेक होना चालू हो गया, और जब वो ब्रेक होता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, राइट? तो this process generates energy which is called as nuclear energy। और केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी इज जनरेटेड इन फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर रिएक्शन। एक रिएक्शन में फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस इंटरैक्ट, उसका एनर्जी कितना होता है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पर रिएक्शन यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज होगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए अगर हम सेम वेट यूज करें, मतलब सेम क्वांटिटी यूज करें, अगर हम सेम क्वांटिटी लेते हैं एक फ्यूल का, उसको केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी आएगा। अगर उसी फ्यूल को, उसी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को न्यूक्लियर रिएक्शन करवाए, तो मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं है, इट इज नॉट सो इजी टू मेक न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑकर। वो डिफिकल्ट टास्क है, उसके लिए बड़े बड़े रिएक्टर्स लगते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव थिंग, बट ऑफ कोर्स इट जनरेट मिलियन टाइम्स द एनर्जी। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस दो टाइप के हैं, एक है फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन में एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, सो a heavy nucleus is broken into two nuclei of smaller masses। और फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइटर न्यूक्लिया मर्ज होकर सिंगल बन जाते हैं। so two light nuclei undergo nuclear reaction and fuse together to form a heavier nucleus, and both of them will generate energy। then let us see one by one what is nuclear fission। तो मैंने आपको अभी भी बताया, एंड एकदम सिंप्लीफाइड नोट है, मैं ये अपलोड करूंगा। आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो कि ये इसको मैंने जानबूझ के पेंडिंग रखा है, बिकॉज वी वांट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। द प्रोसेस इन विच हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई with the release of energy is called as nuclear fission। तो fission में एक चीज याद रखना, it is a process in which a heavy nucleus breaks into two lighter fragments, two lighter nuclei with the release of energy, and this is called as nuclear fission। then मैंने जब आज का लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने आपको वही बोला कि ये सारे सेम टाइप से एनर्जी रिलीज करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी में जो हो रहा था वही क्यू वैल्यू में होता है। बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है? जितना मास हमको एक्सपेक्टेड था न्यूक्लियस का, उससे कम मिलता है। ZnP plus NMN was expected and we get something M। तो जो डिफरेंस इन मास था वो कहाँ गया? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलर थिंग हैपेंस इन रेडियोएक्टिव डीके। रेडियोएक्टिव डीके में भी जो क्यू वैल्यू था वो क्यों आया? क्योंकि जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसका जो मास है, और जो प्रोडक्ट्स है डॉटर प्लस वन एक्स्ट्रा थिंग, तो उसका जो मास है वो मास सेम नहीं होता है। पेरेंट जब डीके होता है तो डॉटर प्लस एक प्रोडक्ट बनता है, तो ये जो दो प्रोडक्ट्स है इनका मास और पेरेंट का मास ये मैच नहीं होता। पेरेंट का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम है, तो डीके होने में थोड़ा सा मास गायब हो गया। गायब हुआ तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आया। तो सेम थिंग हैपेंस हियर। यहाँ पे जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, अब ये तो फिजन रिएक्शन है, फिजन में न्यूक्लियस विल ब्रेक। बड़ा न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल यूरेनियम 236 will break, it will form one or two smaller nuclei and it will basically emit energy, right? तो होता क्या है, जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन बता ही देता हूँ यहाँ पे। यू हैव यूरेनियम 236। अब यूरेनियम 236 का ऐसा है कि इट कैन अंडरगो फिजन इन वेरियस फॉर्म। मतलब उसका जो डॉटर है, प्रोडक्ट है, वो एक ही आएगा ऐसा नहीं है। किसी में आयोडीन हो जाएगा, किसी में ये क्या है, एसबी के एंटीमनी, और बीए क्या होता है? हाँ, बेरियम। तो किसी केस में उसका जो डॉटर एलिमेंट है वो आयोडीन है, किसी में बेरियम है, किसी में एंटीमनी है। तो यूरेनियम 236 का जब फिजन होगा, जब वो ब्रेक होगा, तो यू मे गेट वेरियस प्रोडक्ट्स, और साथ में न्यूट्रॉन्स का भी इमिशन होता है। तो न्यूट्रॉन्स आर आल्सो इमिटेड। तो ये जो प्रोडक्ट्स है
in product का mass it always turns out to be less than the mass of parent. तो अगर इन सब का मास आप ऐड करके देखोगे और यूरेनियम 236 का मास देखोगे तो सेम नहीं मिलेगा, मतलब देयर इज अगेन सम मिसिंग मास. So that missing mass appears in the form of nuclear energy in this case. So the difference in the mass of parent nuclei and that of the product nuclei taken together will be released in the form of energy in this process, and that is called as nuclear energy, energy obtained by fission reaction. Simple. ये तो यूरेनियम 236 के कुछ फेमस रिएक्शन मैंने दिए, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? क्योंकि अभी आगे जाके तुम चेन रिएक्शन नाम का कॉन्सेप्ट सीखोगे. तो चेन रिएक्शन में मैंने अभी आपको बोला, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, हमारे पास यूरेनियम 236 नहीं है क्योंकि वो गया, वो फिजनेबल था, वो ज्यादा फिजन होता था, तो वो इट इज गॉन नाउ. तो फिर हमको मैक्सिमम एनर्जी तो यूरेनियम 236 से मिलने वाला था, लेकिन अभी नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम प्रेजेंट डे में 235 लेस देन 1% में है. तो अभी मुझे यूरेनियम 235 को किस में कन्वर्ट करना है? 236. तो क्या चाहिए? न्यूट्रॉन्स. देखो अभी चेन रिएक्शन में कितना काम में आएगा देखना बाद में. तो इफ यू नोटिस यूरेनियम 236 के हर एक पॉसिबल रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं. किसी में 1 न्यूट्रॉन है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है. मैंने यहाँ पे 3 रिएक्शंस लिस्ट डाउन किए हैं. तो एवरेज की जब बात करते हो तो ऑन एन एवरेज 2.7 न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड. एवरेज तो एवरेज है ना, एवरेज कैन बी नॉन इंटीजर आल्सो, और डेफिनेटली ऐसा तो होगा नहीं ना 2.7 न्यूट्रॉन आया एक रिएक्शन से. हम एवरेज की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इन तीनों का एवरेज ले लिया मैंने, इन 3 रिएक्शन का 2 + 2 + 4 8/3. तो 8/3 जो भी आएगा वो तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा वो. तो रिमेंबर एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इमिटेड in fission of uranium 236 is 2.7. तो ये है फिजन रिएक्शन. डिटेल्स हम देखेंगे बाद में. इंपॉर्टेंट थिंग इज इस प्रोसेस में हेवी न्यूक्लियाई इज ब्रेकिंग इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. फिर आ जाओ फ्यूजन रिएक्शन में. अब फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? नाम में ही है फ्यूजन. फ्यूजन मतलब मिक्स करना, मिक्स होना, कंबाइन होना, मर्ज होना. तो यहाँ पे 2 लाइटर न्यूक्लियाई दे विल मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. यहाँ पे वो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो. तो यू मस्ट नॉट बी नोइंग कि अब क्लास में आने के बाद सिर्फ यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज में नहीं. द प्रोसेस वेयर इन 2 न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, मतलब 2 न्यूक्लियाई मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो accompanied with the release of energy. So the process wherein 2 nuclei, of course light nuclei, तो आपके कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ, wherein 2 light nuclei, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लिथियम लिथियम, हेलियम लिथियम, ऐसा जब होगा तो they fuse together to form a heavy nucleus, and this process is accompanied by release of nuclear energy, and this reaction is called as nuclear fusion. यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है वो इतना, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मर्ज हो गए और बन गया हीलियम. तो एक्सपेक्टेड क्या था कि ये जो 2 हाइड्रोजन मर्ज होके हीलियम बना, तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ हीलियम. वापस देयर इज सम मिसिंग मास. तो व्हेन 2 लाइटर एलिमेंट्स मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल, तो यहाँ पे जो 2 रिएक्टेंट्स थे, अभी मैं पेरेंट तो नहीं बोल सकता ना, पेरेंट एक होता है, राइट. तो यहाँ पे जो 2 रिएक्टेंट्स थे, उन 2 रिएक्टेंट्स का मास शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ न्यू न्यूक्लियस फॉर्म नहीं होता है. वापस से जो नया न्यूक्लियस बना उसका मास कम आता है, इसका मास ज्यादा है. तो जो डिफरेंस इन मास है, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो द मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस, प्रोडक्ट मतलब जो कंबाइन होके बना, फ्यूज होके बना, इज लोअर देन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, and energy of order of million electron will be released in the process. मतलब ओवरऑल पूरे के पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स में एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम मास डिफरेंस. दैट्स इट. अब जैसे हमने यहाँ पे फिजन में यूरेनियम 235 236 के फिजन रिएक्शंस देखे. फॉर एग्जांपल ये 3 रिएक्शन थे. तो these were the 3 famous reactions. Uranium 236 breaks into I-137 plus Y-97 plus 2 neutron,
यूरेनियम 236 may also break into Ba140, barium Kr94, what is Kr? Krypton, and 2 neutrons. Uranium 236 breaks into antimony 133 plus Nb. चेक करो 99 plus 4 neutron. So these are some reactions, and by the way ये जो reactions है they are used to produce electricity. न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जब बात करते हो, पता होगा तारापुर सुना होगा, और भी है, साउथ इंडिया में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है तो फ्यूजन रिएक्शन यूज होता है। फ्यूजन रिएक्शन हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन के लिए लगता है वेरी हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर? 10⁻⁷ केल्विन, मतलब लगभग 10 मिलियन केल्विन। और इतना हाई टेम्परेचर अर्थ पे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो नहीं सकता, तो कहाँ होता है वो? अर्थ क्रस्ट में भी इतना नहीं होता है, क्योंकि दैट विल बी प्लाज्मा स्टेट। देन कहाँ होता है इतना हाई टेम्परेचर 10⁻⁷? कोर ऑफ अ स्टार, मतलब इनसाइड सन, सरफेस पे नहीं। सन का सरफेस टेम्परेचर 5800 केल्विन है। जैसे जैसे अंदर जाओगे इनसाइड द स्टार यू हैव वेरी हाई टेम्परेचर। तो वो कहाँ पे होता है फ्यूजन रिएक्शन? कोर ऑफ अ स्टार। तो वहां पे जो रिएक्शन साइकिल है, दो टाइप के साइकिल है, एक को बोलते हो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, एक को बोलते हो कार्बन साइकिल। They are called as exothermic reaction. So basic exothermic reaction in stars, the fusion of hydrogen nuclei, मैंने पहले ही बोला हाइड्रोजन will fuse to form helium. So the fusion of hydrogen nuclei into helium nuclei results in the release of energy. तो दो हाइड्रोजन कंबाइन होके जब हीलियम बनेगा तो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। और ये दो प्रोसेस से होता है। दो प्रोसेस से क्यों होता है उसका भी एक सिंपल सा रीजन है। जब इनिशियली, as I told you, initially in the universe, temperature was very high, हमारे पास एटम्स थे नहीं, हमारे पास सिर्फ थे चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन अलग और इलेक्ट्रॉन अलग। न्यूट्रॉन तो था ही नहीं, न्यूट्रॉन तो बाद में बना। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हुआ, मैंने बताया था। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता है तो क्या इमिट होता है? एनर्जी तो होता ही है, बीटा माइनस की बीटा प्लस, पॉजिट्रॉन की इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होगा तो क्या इमिट होगा? पॉजिट्रॉन इमिट होगा। तो वो प्रोसेस बाद में हुआ। तो न्यूट्रॉन इनिशियली थे नहीं, इनिशियली कौन थे? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वेरी हाई टेम्परेचर, नो एटम, नो न्यूक्लियस, प्योरली प्रोटॉन्स सेपरेट एंड इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट। देन व्हेन यूनिवर्स एक्सपांडेड, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके पहला एटम बना हाइड्रोजन, 1H1। दैट इज व्हाई यू विल फाइंड इन दिस यूनिवर्स मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। कौन सा आइसोटोप? 1H1। फिर तब सिर्फ हाइड्रोजन था, तब कोई स्टार नहीं थे। ह्यूमंस तो छोड़ ही दो ना, स्टार ही नहीं है तो प्लैनेट्स नहीं है, प्लैनेट्स नहीं है तो कुछ नहीं है। एनीवेज, तो तब सिर्फ हाइड्रोजन था। और रिमेंबर, अपने आप कुछ नहीं होता है, यू नीड टू नो, अपने आप नथिंग इज फॉर्म्ड। स्टार बनने के लिए एक कंडीशन है, डेंसिटी शुड बी हाई। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जहां डेंसिटी ज्यादा होता है वहां ग्रेविटी होता है। अर्थ का ग्रेविटी मून से ज्यादा है, सन का ग्रेविटी अर्थ से ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी आया कहाँ से? ग्रेविटी आता है वेरिएशन इन डेंसिटी से। तो पहले पूरा हाइड्रोजन था, सिर्फ हाइड्रोजन गैस था, नथिंग एल्स। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसको शॉक वेव बोलते हैं। अभी वो कहाँ से आया किसी को पता नहीं। ऐसा कुछ हुआ कि एक जगह पे डेंसिटी बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन हमारे पास पूरा हाइड्रोजन गैस है, हर यूनिट वॉल्यूम में सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है। जहां भी देखोगे तो यूनिट वॉल्यूम में सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, तो डेंसिटी सेम एवरीवेयर। कांस्टेंट डेंसिटी जब होता है तो कुछ नहीं होता है, नो रिएक्शंस कैन ऑकर। फिर एक जगह पे डेंसिटी बढ़ा, जैसे डेंसिटी इंक्रीज हुआ वहां मास इंक्रीज हुआ, बिकॉज डेंसिटी एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे मास बढ़ा, जहां में मास होता है वहां क्या होता है? ग्रेविटी होता है। तो जहां पे मास बढ़ा, इट इज जस्ट लाइक, एग्जाम्पल देता हूं मैं, जस्ट लाइक आपके घर में सिंक तो होगा, हर किसी के घर में होता है। तुमने उसको पैक करके रखा है, पूरा पानी भर गया उसमें, राइट? जैसे सिंक खोला क्या होता है? ऑल द वाटर फ्लोज इनसाइड। तो जैसे डेंसिटी बढ़ा तो क्या हुआ? आजू बाजू का पूरा गैस, क्योंकि डेंसिटी बढ़ा तो वहां पे मास आ गया, और जहां पे मास आता है वहां पे ग्रेविटी होता है। जैसे ही ग्रेविटी वहां पे आया तो आजू बाजू का गैस इट गॉट अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ
attractive force of gravity, and then all the hydrogen atoms started collapsing to a single point. जब एक साथ बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एटम एक पॉइंट पे आएंगे तो डेंसिटी इवन इंक्रीजेस। डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ा और जगह कम होती गई बिकॉज ऑफ कोलैप्स। तो जगह जब कम होगी तो दो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन दे विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। कितना क्लोज? 10⁻⁻15 मीटर से कम, क्योंकि मर्ज करना है। व्हाट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस? 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर आपको दो न्यूक्लियस को मर्ज करना है तो देयर डिस्टेंस शुड बिकम लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। तो इतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ गया कि दो न्यूक्लियस का डिस्टेंस वाज लेस देन, मतलब दो प्रोटॉन उस केस में डिस्टेंस वाज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। तो क्या होगा? मर्ज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? फ्यूजन होगा। तो उसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। क्योंकि तब तक तो हेवी एलिमेंट थे ही नहीं ना, तब तो हीलियम नहीं था, तब लिथियम नहीं था, तब तो कार्बन भी नहीं था। तो इनिशियल स्टेजेस में स्टार के अंदर इनिशियल स्टेजेस में जो रिएक्शन होता है वो होता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और बाद में जैसे जैसे लाइटर एलिमेंट मर्ज होके हेवी हेवी एलिमेंट बनते जाते हैं तो एक नया साइकिल आता है जिसको बोलते हो कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल ये लेटर स्टेजेस पे होता है। इनिशियल स्टेज पे क्या होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो देखो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या है? वन हाइड्रोजन एंड वन हाइड्रोजन। प्रोटॉन प्रोटॉन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें एक एक ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन प्रोटॉन, दो प्रोटॉन मर्ज होके क्या बन गए? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम बनता है ना? नहीं बनता है ड्यूटेरियम, रिमेंबर। ड्यूटेरियम में डेफिनेटली यस यू कैन से ड्यूटेरियम, लेकिन मास नंबर कितना होना चाहिए? 2। और जेड नंबर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना, कंबाइन हो गए तो। लेकिन कितना है यहाँ पे? 1। तो प्रोटॉन नंबर अगर 1 है और यहाँ पे 2 लिखा है तो एक कौन है? इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? न्यूट्रॉन। क्या क्या बोलते हो उसको? न्यूट्रॉन। अरे ये ए है, ये जेड है, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना है? इधर कितना है? दिस इज द फर्स्ट टाइम न्यूट्रॉन वाज फाउंड। मैंने इसलिए बताया कि जब भी न्यूट्रॉन फॉर्म होगा, मतलब प्रोटॉन से क्या फॉर्म होगा? न्यूट्रॉन। तो क्या इमिट होता है? एनर्जी तो होता है। साथ में कौन होता है? ये है क्या? पॉजिट्रॉन। यस। और उसके साथ कौन होता है? न्यूट्रिनो। ये है न्यूट्रिनो। यस। तो सबसे पहले प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब 1H1 1H1 दे मर्ज, यू शुड गेट 2H2, लेकिन 2H1 मिलता है ड्यूटेरियम। और 2H2 बोलोगे तो H नहीं रहेगा, वो हीलियम बन जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट क्या होता है? चेंज होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? 1H1 1H1 दे मर्ज, यू गेट 2H1 ड्यूटेरियम। और ये ड्यूटेरियम भी शॉर्ट लिव्ड है, तुम देखोगे क्यों। तो 2H1 मतलब एक न्यूट्रॉन रेडी हो गया। प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में होना मतलब पॉजिट्रॉन इमिट होना। पॉजिट्रॉन इमिट होगा तो फिर साथ में न्यूट्रिनो होगा। और बाय द वे अगर साइंस में अच्छा करना है, आगे जाके रिसर्च करना है, न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज दे आर यूज्ड एज सिग्नेचर्स। सिग्नेचर मतलब तुम देख रहे हो सबसे पहले कौन सा पार्टिकल इमिट हुआ है? एडिशनल न्यूट्रिनो। तो इनफैक्ट वो न्यूट्रिनो हम आज भी डिटेक्ट करते हैं। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बने हुए न्यूट्रिनो हम आज भी डिटेक्ट करते हैं। वाई? बिकॉज यूनिवर्स इतना बड़ा है कि वहां के उस टाइम पे बने न्यूट्रिनो अर्थ पे आज पहुंचते हैं। तो इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच। तो एनीवेज फिर उसके बाद क्या होगा? ड्यूटेरियम ये अनस्टेबल है, तो ये वापस से 1H1 के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? हीलियम 3। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो गामा रेडिएशंस आर इमिटेड। अब हीलियम 3 खुद भी अनस्टेबल है, तो वापस से दो हीलियम 3 दे विल फ्यूज टू फॉर्म हीलियम 4। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, कितने होने चाहिए थे? 6, लेकिन कितने हैं? 4। तो फिर वापस से क्या इमिट हो गया? 1H1 एंड 1H1। ये 1H1 वापस से क्या करेंगे? वापस से कंबाइन होंगे, क्या बनेगा? ड्यूटेरियम बनेगा। फिर ड्यूटेरियम वापस से 1H1 के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? हीलियम 3। हीलियम 3 वापस से फ्यूज होंगे, क्या बनेंगे? हीलियम 4 प्लस 2 1H1, तो 2 1H1 बन जाएंगे। दिस इज हाउ you get energy, और energy released in such a reaction is 24.7 million electron volts। और ये वही एनर्जी है जो हम
ठंड में बाहर रुक के ऐसा ऐसा करते हैं, वो सन से आता है एनर्जी। कहाँ पे जनरेट हुआ? कोर ऑफ सन में। एंड इंटरेस्टिंगली, जस्ट टू जनरेट मोर इंटरेस्ट इन साइंस, आपको पता होना चाहिए सन के कोर में जो भी फोटोन जनरेट होगा, फोटोन एनर्जी इज नॉर्मली रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, उसको सन के सरफेस तक आते आते 50,000 साल लगते हैं, 50,000 ईयर्स। वाई? क्योंकि अंदर हाई डेंसिटी है, ओपेक है, ओपेक। ओपेक पता है ना, आर पार नहीं होता उसमें से, अंदर हाई डेंसिटी है, वेरी हाई डेंसिटी। तो जो भी फोटोन अंदर जनरेट होगा कोर में, वो रैंडम मोशन करते करते, कोलिजन करते करते बाहर आते आते 50,000 साल लगाता है, 50,000 ईयर्स सरफेस तक आने में। और अर्थ तक आने में, सरफेस से अर्थ तक आने में 8 मिनट लगते हैं। 50,000 years to reach from core to the surface of star and 8 minutes to reach us. Then जब हेवी एलिमेंट बनने लग गए, अभी बाकी के यहाँ पे लिंक्स मिसिंग है, हमने सिर्फ देखा अप टू द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम। तो हीलियम भी कंबाइन होके हेवी एलिमेंट बनेगा, लिथियम बनेगा, लिथियम का भी फ्यूजन होगा, फिर हेवी एलिमेंट बनते जाएंगे। एक स्टेज आएगा जहाँ पे आपको कार्बन मिलेगा, कार्बन 12 स्टेबल है ये। हाँ राइट। तो तुम देखोगे कार्बन 12 अब एट हाई टेम्परेचर, इसको बोलते हैं कार्बन साइकिल। तो कार्बन 12 और 1H1 दे फ्यूज टू फॉर्म नाइट्रोजन 13। नाइट्रोजन 13 इज अनस्टेबल, तो जैसे बना इमीडिएटली इट डिकेज। तो नाइट्रोजन 13 बन के डायरेक्ट डीके हो गया कार्बन 13 में। और यू कैन सी ये जो नाइट्रोजन 13 था उसका Z नंबर कितना था? 7। कार्बन का कितना है? 6। तो 1 प्रोटॉन मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज 1 E इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन का कन्वर्जन किस में हुआ? न्यूट्रॉन में हुआ, विथ इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन एंड अलोंगसाइड न्यूट्रिनो। So that is why we get so many neutrinos and not anti-neutrinos. तो मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि पॉजिट्रॉन ही दिखेगा आपको रिएक्शंस में। फिर ये जो कार्बन 13 है, इट फ्यूजेस विथ हाइड्रोजन 1H1 to form nitrogen, and this comes with emission of gamma radiation. So nitrogen 14 you will form. This is the first time nitrogen 14 is formed. अब नाइट्रोजन 14 वापस से 1H1 के साथ फ्यूज होगा टू फॉर्म ऑक्सीजन 15। और ऑक्सीजन 15 जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन 16 स्टेबल। तो ऑक्सीजन 15 जो है इट डिकेज बाय इमिटिंग पॉजिट्रॉन एंड अगेन न्यूट्रिनो। फिर किसमें डिके हो गया ये? नाइट्रोजन 15 में। तो नाइट्रोजन 15 और 1H1 अगेन फ्यूज टू फॉर्म कार्बन 12 एंड हीलियम। राइट। देखो तो कार्बन 12 वापस से बन गया। स्टार्ट कहां से होता? कार्बन से होता। हाँ बराबर है, हीलियम है वो। कार्बन 12 एंड हीलियम। लुक, 1 + 15 16, 12 + 4 16, 1 and 7 8, 6 and 2 8। हाँ बाय द वे वो चीज बताना रह गया जो मुझे अभी बताना पड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में 3-4 चीजें कॉन्जर्व होती है हमेशा। मोमेंटम मतलब जो दो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, दोनों मूविंग है, दोनों के पास मोमेंटम है, एक रेस्ट पे ऐसा तो नहीं है। तो मोमेंटम इज कॉन्जर्व। टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। स्पिन इज कॉन्जर्व। यू नो स्पिन, केमिस्ट्री में पढ़ा क्या स्पिन? तो स्पिन इज कॉन्जर्व। देन व्हाट इज कॉन्जर्व? चार्ज इज कॉन्जर्व। व्हाट इज नॉट कॉन्जर्व? मास। नहीं, मास कॉन्जर्व होता तो फिर एनर्जी रिलीज क्यों होता? अगर पेरेंट का मतलब जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स का मास सेम होता तो एनर्जी रिलीज ही क्यों होता फिर? तो यहाँ पे मास इज नॉट कॉन्जर्व्ड, यहाँ पे चार्ज कॉन्जर्वेशन होता है, मोमेंटम कॉन्जर्वेशन होता है, स्पिन कॉन्जर्वेशन होता है, और एक होता है वो चेक करो। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, विच आर द 4 क्वांटिटीज दैट आर कॉन्जर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो पता होना चाहिए मोमेंटम, स्पिन, चार्ज, और एक चीज है दैट यू शुड चेक। तो इस केस में भी एनर्जी रिलीज कितना है? 24.7। So inside the core of a star, there are 2 reactions which are occurring. One is proton-proton cycle. Proton-proton, proton और proton, और result में भी proton और proton, तो proton-proton cycle. Then carbon cycle में भी यही है, शुरुआत हुआ कार्बन से और end product है वापस से कार्बन।
अब आप बोलोगे ऐसा कैसा, शुरू तो हुआ कार्बन से वापस कार्बन, तो एक कार्बन तो नहीं है ना वहां पे, एक हाइड्रोजन तो नहीं था वहां पे। एज आई टोल्ड यू, सब कुछ पहले क्या था, हाइड्रोजन ही तो था। तो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन है। अब आप बोलोगे ये दो हाइड्रोजन कंबाइन होके ड्यूटेरियम बन गया, तो फिर वापस तीसरा हाइड्रोजन कहाँ से है? अब वी हैव बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देयर, बिलियंस, बिलियंस भी बहुत कम नंबर है उसके सामने। पर जब इनिशियल यूनिवर्स में था ही सब कुछ हाइड्रोजन, तो फिर दो अगर फ्यूज हो गए, ड्यूटेरियम बन गया, तो फिर बाकी तो है ना, तो बाकी का और बाद में रिएक्ट करता है, वो हीलियम 3 बनाता है। फिर हीलियम 3, दो हीलियम 3, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ऐसा नहीं कि दो ही बनाएंगे पहले हीलियम, बाकी के वेट करेंगे, इट्स रैंडम प्रोसेस। दो हीलियम मर्ज हुए, तो दो हाइड्रोजन मर्ज हुए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ड्यूटेरियम बना। ऐसे ड्यूटेरियम तो बाकी जगह पे भी बन रहे हैं, और हर जगह पे ऐसा ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम बन रहा है, और साथ में कुछ ऐसे भी हाइड्रोजन है और जो रिएक्ट नहीं हो पाए, फिर वो बाद में होंगे। फिर क्या बन गए? हीलियम। फिर हीलियम 3 बहुत सारे बन जाएंगे, तो फिर वो रिएक्ट होंगे, वो रिएक्ट करके क्या बनेंगे? हीलियम 4। और जब हीलियम, दो हीलियम 3 है, तो 3 और 3 6 मास नंबर है, और हीलियम 4 में 4 मास नंबर है, तो 2 रिलीज होना चाहिए, तो 2 प्रोटॉन्स आर अगेन रिलीज्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अगेन रिलीज्ड, एंड एनर्जी आल्सो इज रिलीज्ड, एंड दैट इज 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Similarly, in carbon cycle also you have carbon 12 and 1 hydrogen, they merge to form nitrogen 13, unstable है, और ये immediately decay हो जाता है। कार्बन 13 में प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। फिर कार्बन 13 को अगर कोई हाइड्रोजन मिल गया तो वो क्या करते हैं? दे रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रोजन, एंड इमिट्स गामा रेडिएशन। अब नाइट्रोजन इज स्टेबल, लेकिन 10⁷ केल्विन का टेम्परेचर है, याद रखना। chaos सिचुएशन, रैंडम सिचुएशन है, हर किसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो इतना ज्यादा एनर्जी है कि नाइट्रोजन भले ही स्टेबल था, वो अपना अपना काम कर रहा था, उधर से आया एक हाइड्रोजन दे दिया, बमबार्ड कर दिया, कोलिजन। वो कोलिजन होना मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस डिक्रीजेस टू लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, मर्ज हो गए। वो चाहे या ना चाहे, वो मोशन रैंडम है, कोलिजन होने ही वाले हैं, मर्ज हो गए, तो क्या बन गया? ऑक्सीजन 15। पर ये अनस्टेबल है, इसको तोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही टूट जाता है। इट फॉर्म्स नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 15 के साथ अगर वापस से एक हाइड्रोजन कोलाइड हो गया, तो यू गेट कार्बन 12 एंड हीलियम, राइट। तो वापस से इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज इज 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुड। तो अब फ्यूजन रिएक्शन एंड फिजन रिएक्शन दोनों के कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल, मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया ही है, तो यू शुड नो नाउ। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन में हेवी न्यूक्लियस splits into 2 or more fragments of comparable size, मतलब बेसिकली जैसे 240 का अगर होगा तो 120 120 मे बी 140 100 कंपेरेबल साइज। अगर कंपेरेबल नहीं है, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है, तो उसको फ्यूजन क्यों बोलोगे? उसको तो रेडियोएक्टिव डीके बोलोगे ना। फिर रेडियोएक्टिव डीके में और फ्यूजन में क्या डिफरेंस हो गया? डीके में क्या होता है? लाइटर एलिमेंट्स इमिट होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल्स, उसको डीके बोलते हैं। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में फ्रैगमेंट्स होते हैं, इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, बट दीज 2 पार्ट्स आर कंपेरेबल इन साइज। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में दे मर्ज, दे फ्यूज टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। तो इन न्यूक्लियर फ्यूजन लाइटर एटॉमिक न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, then fusion reaction occurs either spontaneously। spontaneous का मतलब क्या होता है? spontaneous का मतलब ये होता है on its own, जो चीज अपने आप हो जाए, that is called as spontaneous। तो फ्यूजन रिएक्शन एज यू कैन सी, अभी यूरेनियम 236 तो हमारे पास है नहीं, खत्म हो गया वो, लेकिन अगर होता तो अपने आप ही क्या करता? फ्यूजन करता। अब नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे? फोर्स करोगे। फोर्स कैसे करोगे? बम्बार्डमेंट। किसका बम्बार्डमेंट? न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ऑकर्स ईदर स्पॉन्टेनियसली और एज अ रिजल्ट ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन ऑन द न्यूक्लियस। तो 235 है यूरेनियम हमारे पास अवेलेबल, लेस देन 1% ऑफ द टोटल यूरेनियम
available on this planet in the present day scenario. अब यूरेनियम 235 ये कंपेयर टू 236 इज स्टेबल, उसका हाफ लाइफ ज्यादा है, वो फिजनेबल तो है लेकिन उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है कंपेयर टू 236। अभी हम तो वेट नहीं कर सकते ना हजारों साल तक कि चलो वो 235 एनर्जी इमिट करेगा तब मैं एनर्जी निकालूंगा उसमें से बाहर। हमारे पास तो अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, ये तो जाने वाला है। यू विल बी द जनरेशन हु विल सी दैट पेट्रोल एंड डीजल आर नो मोर, इसलिए तो सब चल रहा है ना ये ईवी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम रुक तो नहीं सकते इतने साल तक, 1000 साल के बाद वो इमिट करेगा तब तक रुके रहो। तो हम क्या करते हैं 235 पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर देते हैं। बम्बार्ड मतलब हम उस न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के अंदर भेज रहे हैं, वो न्यूट्रॉन को उठा लेता है, पकड़ लेता है, सो बोलते हैं न्यूट्रॉन कैप्चर। तो न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन से 235 यूरेनियम क्या बन गया 236, तो आ गया। तुमने क्या किया इसको तुमने जानबूझ के करवाया, इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड। तो स्टिमुलेशन मतलब व्हेन यू फोर्स समथिंग टू हैपन, तो या तो अपने आप ही हो जाएगा या फिर हम फोर्स करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन एज आई टोल्ड यू ये कहाँ होता है, इनसाइड द स्टार, क्योंकि टेम्परेचर क्या लगता है वेरी हाई। So very high temperature above 10⁻⁷ Kelvin are required to carry out nuclear fusion. Then मैंने बताया था फ्यूजन कहाँ यूज होता है, एनर्जी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए खास कर। तो कंट्रोल्ड इंड्यूस फ्यूजन चेन रिएक्शन, अब चेन रिएक्शन पे हम आएंगे, इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं मोस्टली हम उसमें फ्यूजन रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन करवाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर, पहली बात तो जनरेट करने में इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा कि फायदा ही नहीं है। उतना हाई टेम्परेचर बनाने के लिए हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो वो तो फायदा नहीं है। दूसरा, विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कितना है उसका पता है कितना, 3410, मान लेते हैं 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, 10,000 केल्विन, चलो ठीक है, थोड़ा और हम लोग अगर हायर एंड पे चलते हैं तो 10,000 केल्विन मान के चलते हैं कि हम हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल मटेरियल होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट 10,000 केल्विन है, 10⁻⁴ केल्विन है, मान लो इधर कितना चाहिए 10⁻⁷। और तो तुम जिस चेंबर में बनाने जाओगे वो चेंबर रहेगा ही नहीं, वो मेल्ट हो जाएगा, तो कैसे प्रोड्यूस करोगे, तो नहीं कर सकते ना प्रोड्यूस। तो दैट इज व्हाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस they occur in the interior of star and they serve as the source of energy. And by the way, ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही हुआ कि हेवियर एलिमेंट्स बन गए, हायर एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने इसलिए उस दिन हुआ था, तुम लोग लाइब्रेरी में जाते हो ना बाजू में, उधर मैंने सब लिख के रखा है ऐसा, the calcium in your body, the iron in your body were synthesized in the interior of star। तो ये फ्यूजन रिएक्शन से बने हैं सबके सब। Now coming to very interesting part, what is chain reaction and how is it produced? If you see यूरेनियम 236 का जब फिजन होता है तो उसमें कौन इमिट होता है। अब थोड़ा सा लिंक करो, हमारे पास 236 तो था नहीं, हमारे पास यूरेनियम 235 था। हमने 236 बनाया कैसे, न्यूट्रॉन बम्बार्ड करके, मतलब पहली बार मैंने न्यूट्रॉन बम्बार्ड करना है, बराबर, पहली बार हमको न्यूट्रॉन लगेगा, हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर दिया यूरेनियम 235 पे, यूरेनियम 236 बन गया, वो क्या है अनस्टेबल है, उसका क्या होगा फ्यूजन होगा। और फ्यूजन होने के बाद किसी भी टाइप का फ्यूजन हो, मतलब वो आयोडीन बना दे, वो बेरियम बना दे, वो एंटीमनी बना दे, जो भी बना दे, साथ में कौन आ रहा है, अब ये न्यूट्रॉन बाकी 235 पे नहीं जाके बम्बार्ड होंगे, राइट। तो ये जो है ये अपने आप मल्टीप्लाई होता जाता है रिएक्शन। हमारे पास बहुत सारा यूरेनियम 235 था, हमने उस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर दिए। अब इमेजिन जो न्यूट्रॉन हमने बम्बार्ड किए उसमें से एक न्यूट्रॉन जो बम्बार्ड हो गया उसने क्या बना दिया यूरेनियम 236, उसका क्या हो गया फिजन हो गया। और एक न्यूट्रॉन के अगेंस्ट में उसने 4 और एवरेज 2.7। दिस इज व्हाट हैपेंड इन चेरनोबिल। मैं आपको बोल रहा हूँ चेरनोबिल नाम का एक प्लेस है यूक्रेन में है, अब मॉडर्न डे यूक्रेन, पहले सोवियत में था, वो सोवियत
USSR में। तो यू सी कि अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया इसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तो गए काम से। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन के अगेंस्ट में एवरेज 2.7 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, और उसमें पर बाकी यूरेनियम 235 भी है, और ये जो जनरेट होते हैं ना, ये करेंगे क्या? बम्बार्ड। ये बाकी किसी यूरेनियम 235 के साथ बम्बार्ड हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन क्या हो गया? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई हुआ उतने ही क्वांटिटी में नहीं है रिएक्शन। पहले एक ही न्यूट्रॉन था, अब 2.7 है। जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स है उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव रिएक्शन, इसको बोलते हो चेन रिएक्शन। और तो ये इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। मैं बताता हूँ, डायग्राम में समझाता हूँ। अ चेन रिएक्शन is a self-multiplying process in which neutrons ejected in nuclear fission। कि उसका किसका न्यूक्लियर फिजन हुआ? यूरेनियम, हमारे एग्जांपल में यूरेनियम 236 का। ये जो न्यूक्लियर फिजन में जो न्यूट्रॉन्स इजेक्ट हुए, दे स्ट्राइक नेबरिंग न्यूक्लियाई ऑफ फिजनेबल मटेरियल। हमारे केस में फिजनेबल मटेरियल कौन है? 235 यूरेनियम। वहां पर जाके स्ट्राइक कर दिए एंड कॉज मोर फिजन। A fission of uranium 235 nucleus by thermal neutron leads to ejection of 2 or 3 or 4 neutron। मैंने अभी बताया 2 और 3 और 4, तो 3 भी होता है। ऑन एन एवरेज कितना होता है पता है? 2.7। देखो 2.7 लिखा है न्यूट्रॉन, यस, ऑन एन एवरेज। और ये जो न्यूट्रॉन है इसका एनर्जी कितना है? 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो न्यूट्रॉन इजेक्ट हुए उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम लोग क्या करते हैं? मॉडरेटर लगाते हैं। मॉडरेटर मतलब जो एनर्जी को कम कर दे। तो इस 2 MeV की एनर्जी को हम 0.025 EV तक लाते हैं। अब क्यों करते हैं ऐसा? थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। अगर हाई एनर्जी है तो कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी हाई है तो स्पीड हाई है। तो स्पीड हाई है तो यूरेनियम 235 के किसी और न्यूक्लियस से जाके बम्बार्ड करेगा, इसका चांसेस कम है, राइट? तो फिर हम उसको एनर्जी को मॉडरेट करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं उसको। या उल्टा भी हो सकता है, अगर ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा बम्बार्डमेंट हो गए, गया। रिमेंबर बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में यूरेनियम 235 है, इफ यू हैव मोर क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 एंड यू हैव हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स, बराबर, तो ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। फिर इसके लिए तुम एनर्जी को क्या करते हो? मॉडरेट करते हो। तो ये जो न्यूट्रॉन्स इमिट हुए थे उनका एनर्जी था 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम उसको मॉडरेट करने के लिए मॉडरेटर लगता है। तो दो टाइप के न्यूट्रॉन्स हो गए, एक है फास्ट न्यूट्रॉन्स जिसका एनर्जी 2 MeV है, दूसरा है थर्मल न्यूट्रॉन्स जो मॉडरेट करके आप एनर्जी कितने पे लाए? 0.025 EV। और ये जो मॉडरेटेड न्यूट्रॉन्स है इसको बम्बार्ड करवाओगे किसके साथ? यूरेनियम 235 के साथ। वापस क्या बन जाएगा? यूरेनियम 236। देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर। हमारे पास थर्मल न्यूट्रॉन थे जो हमने बम्बार्ड कर दिए यूरेनियम 235 पे, क्या बन गया? यूरेनियम 236। ये क्या है? अनस्टेबल। अब इसके पॉसिबिलिटीज 3 है। किसी भी एक प्रोसेस से डीके होगा, तो डीके मतलब फ्यूजन होगा। तो सपोज इसका फ्यूजन हो गया, तो मैंने आपको बताया कि यूरेनियम 236 के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। मैंने यहाँ पे 3 ही लिखे थे। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि 3 ही होंगे, बाकी भी है। तो यहाँ पे जेनॉन भी बनता है, और यहाँ पे SR के साथ स्ट्रोंशियम भी बनता है। साथ में कितने इमिट हो गए? 3 न्यूट्रॉन। मैंने बताया था ना, मैंने यहाँ पे 2-2 वाले लिखे हैं, तीसरा वाला भी है। ये 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, ये जेनॉन और स्ट्रोंशियम फॉर्म होता है तब 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं। ये जो न्यूट्रॉन्स है दे आर फास्ट न्यूट्रॉन्स। उसको हमने क्या किया? मॉडरेटर लगा दिया। क्या कर दिया? उसका वेलोसिटी कम कर दिया, एनर्जी कम कर दिया, तो क्या बन गया? थर्मल न्यूट्रॉन। तो एनर्जी कम है इसका, तो अब इसको बम्बार्ड कराओगे वापस से किस पे? यूरेनियम 235 पे। अब यूरेनियम 235 से बम्बार्ड होके क्या बन गया? यूरेनियम। तो वापस से ये रिएक्शन हो गया। तो नॉर्मली जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन यूज करते हैं वो ये होता है, जेनॉन एंड स्ट्रोंशियम बनता है उसमें नॉर्मली। इसलिए तो मॉडरेटर लगाया ना। इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि यूरेनियम 236 जो फॉर्म हुआ है उसमें से कौन सा रिएक्शन होने वाला है। ये 3 पता है और चौथा भी है। तो हम क्या करते हैं? हम जानबूझ के कंट्रोल वे में ऐसा रिएक्शन करवाते हैं जिसमें जेनॉन और क्या बन जाए? स्ट्रोंशियम बन जाए। मे बी ये बाय प्रोडक्ट्स को भी कहीं काम लगाना होगा,
दैट इज वाई. तो दिस इज ऑल अबाउट चेन रिएक्शन. तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस है एंड डोंट वरी अबाउट नोट्स कि मैं अपलोड करने वाला हूँ एज इट इज फॉर्म में. क्लियर यहाँ तक? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी. तो दैट इज द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अब हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ. न्यूमेरिकल्स में हमारा कल हुआ था 16 नंबर तक, तो आज हम लोग करेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व. So let us move ahead to next question. That is question number 17. Oh, okay. It will take some time. हाँ हो गया. Okay. Fine. The half-life of strontium 9038 is 28 years. Determine the disintegration rate of its 5 milligram sample. सबका ध्यान यहाँ पे. थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड से सॉल्यूशन आएगा नहीं. इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लगेगा. बताता हूँ क्या. आपको बोला है हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम 9038 इज 28 इयर्स. डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 5 मिलीग्राम सैंपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर डिसइंटीग्रेशन रेट मतलब क्या. dN/dt एक्टिविटी बोलते हैं उसको डीके रेट भी बोलते हैं. तो टी हाफ कितना दिया है, 28 इयर्स दिया है. और क्या बताया है, स्ट्रोंशियम दिया है तो ए कितना है 90, जेड कितना है 38, तो एन कितना आएगा 90 माइनस 38 मतलब कितना 52. लगने नहीं वाला, सिर्फ लिख दिया मैंने. मास कितना दिया है आपको 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम ऑफ सैंपल. फाइंड क्या करना है, you are supposed to find out dN/dt. ये फाइंड करना है. अब फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, आई डायरेक्टली कम टू द सॉल्यूशन नाउ. देखो प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि तुमको फाइंड करना है dN/dt. n इज नंबर और दिया है मास. मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल में या तो आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियर दे देंगे या फिर आपको मास देंगे. यहाँ पे क्या दिया है, मास. अब आपको पता होना चाहिए कि गिवन मास से नंबर ऑफ न्यूक्लियर कैसे फाइंड करते हैं. फिर अगर आपके पास स्ट्रोंशियम 90 लिखा है, इसका मतलब पता है क्या होता है. इसका मतलब होता है 90 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. ये याद रखना, 90 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. और हर एक एटम में न्यूक्लियर तो होता ही है. अगर मैंने ऐसा लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यूरेनियम 235 मतलब क्या, 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. तो ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. यू हैव टू नो दिस, नहीं तो इसके बिना सॉल्व नहीं होगा. राइट, तो ये याद रखना. तो चलो थोड़ा फॉर्मूला भी लिख ही देते हैं. तो मुझे बताओ dN/dt कैसे फाइंड करोगे. हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन. dN/dt फाइंड कैसे करोगे. व्हाट इज dN/dt, n लैम्डा. dN/dt इज n, एक्चुअली माइनस n लैम्डा, लेकिन मैं माइनस नहीं लिखूंगा, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ. इट इज इक्वल टू n लैम्डा. देन हाउ डू यू, n तो फाइंड करेंगे. अब हाउ डू यू फाइंड आउट लैम्डा, 0.693 अपॉन टी हाफ. तो ठीक है, यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा. n यहाँ से फाइंड करना है. अब 90 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. देन 1 एटम मतलब 90 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, बराबर ना. तो बताओ आगे आपको करना क्या, पहले क्लियर करो क्या करना है. 5 मिलीग्राम सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम है ये फाइंड करना है. कितने में, 5 मिलीग्राम में. तो 90 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम अगर Na एटम्स है तो 1 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम कितना हो गया, Na अपॉन 90 हो गया. वेरी गुड.
तो 1 ग्राम में अगर Na/90 हो गया तो 5 मिलीग्राम में कितना होगा? 5 मिली मतलब 5×10⁻³ ग्राम्स, बराबर। तो फिर क्या करोगे? 5×10⁻³ इंटू Na/90, ये आ गया आपके पास, है ना, करेक्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मिलीग्राम ऑफ सैंपल। तो 5 मिलीग्राम ऑफ सैंपल में आपको मिल जाएगा 5, इसको मैं n बोल दूंगा अब, नंबर ऑफ एटम्स। 5×10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 90, 18, 1 and 18, roughly 1/3, मतलब 0.33 इंटू 10⁻20, रफली बोल रहा हूँ मैं। देखो 1 जा एंड 3 जा, 10⁻³ और 23, 10⁻20, 1/3 0.33, तो 0.33 इंटू 10⁻20 मतलब 3.33 इंटू 10⁻19, 3.33 इंटू 10 अप्रोक्सीमेट। अब मैंने एग्जैक्ट किया है तो 3.34 इंटू 10⁻19 आया। तो 5 मिलीग्राम में कितने आ गए? 3.34 इंटू 10⁻19 एटम्स आ गए। जितने एटम्स उतने न्यूक्लियाई तो है ही, तो n मिल गया आपको, n मिल गया तो हो गया क्वेश्चन। अभी लैम्डा फाइंड कर लो। तो देयरफॉर आल्सो यू कैन फाइंड आउट लैम्डा, देयरफॉर dN/dt इक्वल टू n लैम्डा, लेकिन लैम्डा क्या था? 0.693 अपॉन t12। अब दिक्कत क्या है? t12 जो है ना, प्रॉब्लम है ईयर्स में है, ईयर्स में नहीं चलता वो, किस में चाहिए? सेकेंड्स में चाहिए। तो सेकेंड्स में फाइंड करने के लिए 28 ईयर्स में, हर एक ईयर में 365 दिन थे, 24 आवर्स थे, 60 मिनट्स थे, 60 सेकेंड्स थे। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू मिलती है 8.837 इंटू 10⁻8 सेकेंड्स। ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो आई विल डायरेक्टली राइट इट डाउन हियर। तो पुट दिस वैल्यूज हियर नाउ, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो यू विल गेट dN/dt इक्वल टू n कितना आया? 3.34 इंटू 10⁻19 आया, राइट, इंटू 0.693 है, 0.693 है, अपॉन t12 कितना आया आपका? 8.837 इंटू 10⁻8। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे वापस से वही आ गया, रफली 1/3, क्योंकि 3/9 है ना ये, तो 1/3 कितना? 0.33, 0.3 इंटू 0.6, 0.18, बराबर। 0.3 इंटू 0.6, 0.18। हाँ, तो अभी एग्जैक्ट आंसर जो मैंने कैलकुलेट किया है ये 2.622 इंटू 10⁻10 आ रहा है। और 10⁻10 आना भी चाहिए ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 19 - 8 कितना? 11 है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है फाइनल 2.262 इंटू 10⁻10। वेल 10⁻10 क्या क्या यूनिट है ये? क्या हो रहा है यहाँ पे? डीके हो रहा है। कितने टाइम में? यूनिट टाइम में। तो इसको बोलते हो डीके पर सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? डीपीएस, डीके पर। और इसी डीपीएस को एक नाम दे दिया है, इसको बोलते हैं बैक्वीरल। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्टिविटी? बैक्वीरल। मतलब क्या? 1 बैक्वीरल इज 1 डीके पर सेकेंड। अगर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई 1 सेकंड में डीके हुआ तो उसको बोलते हैं 1 बैक्वीरल। अगर 5 हुए तो 5 बैक्वीरल, 10 हुए तो 10 बैक्वीरल। हमारे यहाँ पे कितने डीके पर सेकंड आ रहे हैं? 2.262 इंटू 10⁻10। तो व्हाट इज एक्टिविटी? 2.262 इंटू 10⁻10 डीपीएस, डीके पर सेकंड, या फिर बैक्वीरल। क्लियर यहाँ तक? So done. This is how you are supposed to solve this question, and that's it for today.